हम्म। जय हिंद। तो पेपर 6 की जो हमारी निबंध श्रृंखला चल रही है, उसमें ये अगला निबंध है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा। तो ये जो निबंध है, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला निबंध इसी का ही उसमें मेंशन है, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा। ठीक, ये मेंशन है। तो इसमें जैसा हम हर अपने ऐसे में करते आते हैं, तो उसको एक खंडित करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो डिकोड में क्या आएगा कि एक शब्द है उसमें भारतीय, फिर उसमें एक शब्द है ज्ञान, फिर उसमें एक शब्द है आपका विज्ञान, और उसमें एक शब्द है परंपरा। ठीक है। तो इन चारों शब्दों का मतलब समझेंगे, इन चारों का अर्थ क्या है समझेंगे। जब आप इसको डिकोड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद हम एक प्रस्तावना अच्छी सी बनाएंगे। तो उस प्रस्तावना में ऐसा कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इस टॉपिक को क्या कर दे, इजी बना दे, और आगे की जितनी भी चीज़ है उसको समझा दे इसी में थोड़ा बहुत। प्रस्तावना लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या बताएंगे कि कुछ ज्ञान का और जो विज्ञान है इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये जब समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ उदाहरण देखेंगे और एक अंतर देखेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। जब अंतर देख लेंगे तो इसको समन्वित करेंगे एक, कि ज्ञान प्लस जो विज्ञान जो परंपरा हमारी है, ठीक है ना, उसके क्षेत्र क्या क्या रहे हैं, वो किस किस क्षेत्र में काम करिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, इसका हम रेलिवेंस देखेंगे कि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। जब वो देख लेंगे तो कुछ हम क्या देखेंगे कि ये कमज़ोर क्यों पड़ गई, जो हमारी इतनी अच्छी थी, या इसके समय इसके समक्ष क्या क्या बाधाएं आई, वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ सरकारी प्रयास देखेंगे कि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं क्या इसको बेहतर करने के लिए। तो सरकारी प्रयासों की ओर नज़र दौड़ाएंगे। इसके बाद हम कुछ अपने तरफ से क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड देंगे, मतलब सलाह देंगे। और फिर लास्ट में हम एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख के इसको क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो ये सब ये सब जो है इसमें हम देखेंगे। तो आप देखिए, ये एक इंट्रो है इसका, जो पिक्टोरियल वे पे है। आप देखिए इसमें एक तरफ ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय जला हुआ दिख रहा है, जो जिसको बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में इसका क्या किया था, इसका समूल नष्ट कर दिया था इसको। ठीक है। तो ये उस टाइम का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता था, एस्ट्रोनॉमी से लेके मतलब आपका जो मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी है, इन सब चीज़ों पे अध्ययन होता था। फिर बौद्ध साहित्य पे क्या है, विशद अध्ययन होता था। विदेशों से लोग आते थे पढ़ने यहाँ पे, फाया सिंह, ये सब चीज़ें। तो इसका जब क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया गया। और अभी अभी 2024 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब पुनः प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय गए और उसकी पुनर्स्थापना करके आए। तो इसके माध्यम से, तो ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से इसका एक इंट्रो बनाएंगे। और फिर जब इंट्रो आगे बढ़ता जाएगा तो इसका इंट्रो ऐसा है, देखिए कि इसमें आपको क्या लिखना है कि लगभग 8 शताब्दी पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया था, मतलब 800 साल पहले की बात है। ठीक है। तो वहाँ संचित असंख्य ग्रंथ और जो ज्ञान की सामग्री थी वो नष्ट हो गई, किंतु उन ग्रंथों में निहित जो विचार है, जो जिज्ञासा है, और जो ज्ञान की जो परंपरा है, ठीक है, और अ, परंपरा को कोई आग समाप्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकी या नहीं कर सकती। फिर जून 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा क्या कहा गया कि पुस्तकें जल सकती हैं पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है। लेट सपोज आपने कोई बहुत अच्छी नोट्स बनाई, वो नोट्स चोरी हो गई। ठीक है। अब अगर आपकी खुद की है तो आपके दिमाग से ही उसकी उत्पत्ति हुई होगी। अब अगर उसकी उत्पत्ति आपके दिमाग से हुई तो आप उसको पुनः बना लेंगे, हो सकता है पुनः बहुत अच्छा बना लें। तो किताब जल जाने से ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता। ये मोदी जी ने यहाँ पे कहा, उनका सार था। ठीक। फिर उसी को आप अपने इंट्रो को ही यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तव में नालंदा की पुनर्स्थापना केवल एक विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं है, ठीक है, आप उसमें लिखेंगे, बल्कि भारत की अक्षय बौद्धिक विरासत, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, क्षरण नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, अक्षय बौद्धिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जिसने ज्ञान को केवल रोजगार या सत्ता प्राप्ति का साधन न मानकर मानव कल्याण, सत्य की खोज और प्रकृति को समझने का माध्यम माना। ठीक है। अगर गौतम बुद्ध जो है मध्यम मार्ग नहीं देते, और वो जो उनके पिताजी का इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी थी उसी में ही वो अपने व्यस्त रह जाते, तो आज लोगों के पास मध्यम मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं आ पाते। ठीक है। साथ ही गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, धातु विज्ञान, भाषा विज्ञान और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में भारत की प्राचीन उपलब्धियां इसी व्यापक जो है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की समृद्धि को दर्शाती हैं।
यह परंपरा अतीत का गौरव मात्र नहीं बल्कि ज्ञान, तर्क, अनुभव और मानव कल्याण के समन्वय से भविष्य निर्माण की प्रेरणा भी है। तो ऐसे एक लंबा सा आपका पूरा एक इंट्रो बनेगा, इसमें से आप 50% भी याद रख लेंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जब वो बता देंगे तो इसमें आपको ये बताना है कि जो तीनों वर्ड हैं इसको हम डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जब आप इसको डिकोड करेंगे, इसमें देखो भारतीय लिखा, अब इसका मतलब तो नहीं समझाना ना। ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, ये तीन वर्ड हैं। तो इसमें जो ज्ञान है उसका मतलब क्या है कि बोध, चिंतन, तर्क, अनुभव, विवेक। जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वो इन्फॉर्मेशन एक डेटा का काम करी। जो डेटा है उसको जब आप प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, एक बोध है, आपके पास एक ज्ञान आएगा। जैसे कि मैंने बोला ब्रिक्स, एक इन्फॉर्मेशन है। अब ब्रिक्स इन्फॉर्मेशन है तो अब उसको आप तोड़ेंगे कि ये जो सर ने ब्रिक्स बोला है इसका मतलब क्या है, ये ईंट की बात कर रहे हैं क्या। तो फिर उसके बाद आप और खोजेंगे उसको तो पता चलेगा नहीं यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसके बाद आगे इसमें चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, फिर उसके बाद कुछ अनुभव, कुछ मतलब पीछे की चीज़ें जोड़ेंगे, और फिर एक क्या होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और एक पूरी प्रॉपर एक जानकारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पे विज्ञान क्या होता है, विग- विज्ञान ज्ञान के बराबर ही है, बस उसमें प्रैक्टिकलिटी और प्रयोग शामिल होता है। मतलब विज्ञान या वैज्ञानिक चीज या वैज्ञानिक सोच वही होगी जो एविडेंस पे बेस्ड हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जिस भी चीज़ का एविडेंस होगा, जिस भी चीज़ का कोई साक्ष्य होगा, कोई प्रमाण होगा, और वो प्रमाण पुष्ट हो सकता है, उसी चीज़ को ही क्या है, विज्ञान मान्यता देगा। तो विज्ञान में अवलोकन शामिल होता है, मतलब कि एक क्या किया जाता है, एनालिसिस होता है, अवलोकन होता है, प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ पे H2SO4 का जैसे निर्माण हुआ, तो एक प्रयोग किया जाएगा कि वाकई में ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है इतना खतरनाक होता भी है कि नहीं होता, तो प्रयोग से पता चलेगा, बोलने बस से नहीं, ठीक है। फिर उसका विश्लेषण होगा, एक एनालिसिस किया जाएगा, पूरी थीसिस जो है पब्लिश होगी, ठीक है। इसके बाद आपका परंपरा। परंपरा का मतलब क्या है कि परंपरा का मतलब यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो चीज़ क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और ज्ञान का संरक्षण और क्या होगा, हस्तांतरण होगा, ठीक है। तो ये ज्ञान, विज्ञान और परंपरा, इन तीनों का एक कोर मतलब हुआ कि इन तीनों का मतलब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जैसे एक उदाहरण है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य को केवल जैसे स्वास्थ्य जैसे हेल्थ है, तो आप बोलेंगे हेल्थ का मतलब क्या है, तो एलोपैथी वगैरह में सबका मतलब होता है कि वो आदमी बीमार नहीं है ना, तो वो कैसा है, स्वस्थ है। तो बीमारी के अभाव को स्वस्थ माना गया, स्वास्थ्य माना गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, बल्कि शरीर हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, आहार हो गया, स्वास्थ्य के व्यापक संबंध पर विचार हो गया, ये सब चीज़ें उसमें आती, मतलब उसकी मानसिक, उसकी स्थिति, उसकी सोशल कंडीशन, सोशल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, ये सब कंडीशन मिलकर उसकी हेल्थ बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें दो स्तर पे इसको अगर जब बांटेंगे तो आप देखेंगे कि जो हेल्थ है, ज्ञान है, तो वो क्या बोलेगा कि शरीर और स्वास्थ्य के बारे में व्यापक अंडरस्टैंडिंग की बात करेगा वो, ठीक है। वहीं जो विज्ञान है वो क्या बोलेगा, जो डिसीज है, जो क्योर है, जो औषधि है, जो शरीर एवं स्वास्थ्य को व्यवस्थित तरीके से समझने और लागू करने की जो कोशिश है, वो सब इसमें जो है चीज़ें शामिल होंगी। तो ज्ञान और विज्ञान ये दो मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ज्ञान में आपका इंफॉर्मेशन, डेटा और जो आपका प्रयोग है, ये सब प्रयोग नहीं शामिल होगा उसमें, चिंतन, तर्क, वितर्क, विवेक, ये सब शामिल होगा। पर वहीं जो विज्ञान होगा उसमें आपका प्रयोग शामिल हो जाएगा, विश्लेषण शामिल हो जाएगा, ये सब चीज़ें होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम ज्ञान विज्ञान में एक अंतर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भारतीय विज्ञान, ज्ञान विज्ञान परंपरा है ना, वो आपकी कैसे बनेगी, एक तो आपकी ज्ञान से बनेगी, फिर लॉजिक से बनेगी, लॉजिक पर बेस्ड होगी, फिर एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी, और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगी चौथा। और जो भी चीज़ उससे डेवलप हो रही है वो पब्लिक वेलफेयर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छा है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास तर्क है, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, और आप उससे क्या बना रहे हैं, कोई एटम बम बना रहे हैं, और जो प्रकृति का क्या कर रही है, नुकसान कर रही है, जन कल्याण नहीं कर रही है। तो वो नॉलेज में तो आएगा पर डिस्ट्रक्टिव नॉलेज में शामिल होगा। पर भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा ऐसी नहीं थी। उसमें जो भी नॉलेज था, जो भी ज्ञान था, जो भी विज्ञान था, उससे लोगों को प्रॉस्पेरिटी ही मिली है और उनका भलाई हुआ है, ठीक। तो हम एक अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान में और विज्ञान में मोस्टली अंतर क्या होता है। तो आप देखेंगे इसमें कि ज्ञान क्या है, किसी चीज़ का व्यापक बोध या समझ है, ठीक है। जैसे उसको ना कि उसको उस चीज़ का ज्ञान है,
ठीक है, उसको फला चीज़ का ज्ञान है, ढेका चीज़ का ज्ञान है, उसकी साइंस उसको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन जब आप विज्ञान देखेंगे, ठीक है, विज्ञान का मतलब यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से नहीं है ना, मतलब साइंस का मतलब है, पर यहाँ साइंस सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। साइंस एक अलग चीज़ है, मतलब एडजेक्टिव के टर्म पे यहाँ पे मैं इसका यूज कर रहा हूँ कि अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की जैसे बात करते हैं, तो जब बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, मतलब ये बंदा लॉजिक पे बात कर रहा है, ये बंदा एविडेंस बेस्ड बात कर रहा है, ये कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा है। ठीक, तो उसमें विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होता है, मतलब एक अगर उसके पास कोई थ्योरी है, जैसे E = MC² हो गया, ठीक है ना, तो जो ये इसको जब पुष्ट करेगा तो वो सब बताएगा कि एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। इसके अलावा वो और क्या पुष्ट करने की कोशिश करेगा, इसके अलावा और वो ये करने की कोशिश करेगा कि कैसे ये जो एविडेंसेस हैं इस चीज़ को मैच कराते हैं, कैसे जो एविडेंसेस हैं इस चीज़ को इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक, तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का जो E = MC² कॉन्सेप्ट था, वो साइंस से ही प्रूवन होगा। क्यों प्रूवन होगा? क्योंकि उसका सब कुछ एविडेंस है। ठीक, इसके अलावा इसका फोकस ज्ञान का किस में रहता है, एक समझ में रहता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में रहता है एक इसका फोकस। ठीक है, लेकिन जो विज्ञान है इसका फोकस आपका किस में मिलेगा, इसका फोकस आपका इसमें मिलेगा, एनालिसिस में मिलेगा, परीक्षण में मिलेगा। जैसे आप कोई चीज़ बता दी गई कि कोई ज्ञान दे दिया गया कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है, तो वो क्या कोई मान लेगा उसको? लेकिन जब उसकी वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि होगी, मतलब उसका परीक्षण किया जाएगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि जो ऐसा बोल दिया कि जो नीम है, ठीक है ना, उससे क्या होगा, कैंसर दूर हो जाता है, कैंसर की बीमारी को खत्म कर देता है, ऐसा मान लिया गया। पर क्या ऐसा बोल बस देने से, किसी के कह बस देने से क्या चीज़ वो सार्थक हो जाएगी, सही हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसका क्या किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। जब उसका एनालिसिस हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, तब जा कर के क्या होगा, वो चीज़ पुष्ट होगी कि हाँ, ये जो है इससे नीम से कैंसर का जो है इलाज संभव है। ठीक, फिर ज्ञान जो है प्रश्न करता है कि क्या, क्यों, इसका अर्थ क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है ना। पर विज्ञान ने बात करता है कैसे, किस प्रमाण से, ठीक है ना। जैसे किसी ने बोला कि जो, जैसे बोला क्या करता है नीम, तो उसने बोला कैंसर सॉल्व कर देता है। तो बोला क्यों करता है, तो बोला क्योंकि उसके अंदर ये गुण है इसलिए सॉल्व कर देता है, ठीक है ना। फिर उसका अर्थ क्या है, ये सब बता देगा, लेकिन कैसे करता है, ठीक है ना, कैसे किया भाई, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि नीम में ऐसा कौन से गुण है, नीम में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब की बात करता है। फिर जो ज्ञान है इसके, ये मतलब जो इसका साधन क्या है, अध्ययन करेंगे आप, चिंतन करेंगे आप, अनुभव से, तर्क से। जैसे कि किसी ने बोला कि बहुत ज्ञानी आदमी है, तो अगर वो व्यक्ति ज्ञानी आदमी सिर्फ तभी कहलाएगा जब अपने पिछले अनुभव से वो सीख रहा है। अगर वो पिछले अनुभव से नहीं सीख रहा है तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, पर ज्ञानी तो नहीं ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसने जो पिछली बार मिस्टेक करी, फिर वो मिस्टेक रिपीट कर रहा है। तो उसके एक ह्यूमन बिहेवियर में जो वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहा है, उसका पार्ट है वो, कि वो सेल्फ एनालिसिस ना करने की वजह से बार बार हार रहा है। तो अपने अनुभवों का वो अपने अनुभव जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर फेल होता जा रहा है, और चिंतन नहीं कर रहा उस पर। ठीक, तो ये साधन होते हैं, लेकिन ज्ञानी आदमी के या ज्ञान के साधन होते हैं। लेकिन फिर वहीं विज्ञान में क्या आएगा, अवलोकन किया जाएगा, मापन किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, ये सब चीज़ उसमें शामिल होती हैं। फिर ज्ञान में के क्षेत्र क्या होते हैं, जीवन, दर्शन, समाज, प्रकृति आदि, ये सब ज्ञान के क्षेत्र होंगे। लेकिन विज्ञान के गणित, खगोल, चिकित्सा, रसायन। अब जैसे दर्शन है, ठीक है, अब आपने जैसे दर्शन पढ़ लिया, अब उस दर्शन को पढ़ लिया, आपको बहुत डीप फीलिंग हुई कि मतलब, जैसे कि आपने शंकराचार्य पढ़ लिया, शंकराचार्य का आपने वेदांत पढ़ लिया, तो उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हुई कि मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मेरे अंदर ही ईश्वर है। अब आप ये चीज़ किसी को समझा कैसे सकते हैं? ठीक है, इसको समझाने इतना जटिल ही है। क्यों जटिल है उसको समझा पाना? क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने एक थ्योरम सॉल्व कर ली, ठीक है, मैथ्स की कोई थ्योरम सॉल्व कर ली, तो आप उसको कागज पत्थर में लिख के आराम से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो गणित हो गया, खगोल हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, ये सब चीज़ें इसलिए विज्ञान में आती हैं। ठीक, जैसे आप देखिए कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है महायान में, और हीनयान में बोधिसत्व की कोई भी बात नहीं करी गई है। उनका कहना है कि अगर आत्मदीपो भव, आपदीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन बोधिसत्व क्या है, वो मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर क्या होना है, कि अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बोधिसत्व उसकी मदद करते हैं ज्ञान प्राप्ति कराने में। ठीक, तो जो दर्शन है, ठीक है ना, उस दर्शन के थ्रू, या फिर जो बौद्ध दर्शन है, उसमें हीनयान क्या बोलते हैं कि आप जो है अपने आप को स्वयं जागृत करें, आपके अंदर क्या है या आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप स्वयं से जागृत करें, बोधिसत्व की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो दर्शन है, ठीक है,
वो स्वयं की समझने वाली चीज़ है, या आपको कोई समझा दिया तो जो फील होगा वो आपके स्वयं की समझने वाली चीज़ होगी। आप उसको कागज पत्थर में लिख के नहीं समझा सकते कि मेरे 1 किलो दर्शन की समझ हो गई कि 2 किलो दर्शन की समझ हो गई। पर जो गणित है, कोई थ्योरम है, आप उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। कोई मान लीजिए E = MC² ही हो गया, साइंस की थ्योरम है, या फिर अगर किसी को आपको गारगेंट हुआ, या फिर आपको उसको जो होराइजन समझाना है या ब्लैक होल समझाना है, आप उसको समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दर्शन है वो आप फील कर सकते हैं, और वो ज्ञान में जो आपके अध्ययन से, चिंतन से, अनुभव से, तर्क से आएगा। ठीक। फिर उसके बाद अगला, ये ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बोध, मतलब नॉलेज और डिस्क्रिशन, विवेक। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, विवेकशील प्राणी बनो, मतलब विवेकशील बनो, मतलब ये कि जो आपके इंस्टीट्यूशन है, जो आपके इंस्टिंक्ट है, उन पे बेस्ड होकर के कभी कभी काम करो। ठीक। और विज्ञान क्या होगा? व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन होगा। मतलब जैसे मैं अभी आपको साइंटिफिक तरीके से क्या करके अपने स्टडी को समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको कोई चीज़ समझाई कि मैंने आपको बोला कि हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, तो उस सीक्वेंस में ऐसा होगा कि एक प्रस्तावना होगी। ठीक है ना? प्रस्तावना के बाद जो है हम अर्थ समझाएंगे, अर्थ के बाद क्षेत्र समझाएंगे, क्षेत्र के बाद हम क्या समझाएंगे कि कमजोर होने के कारण देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ सरकारी प्रयास देखेंगे, और फिर निष्कर्ष देखेंगे। तो ये एक फ्लो है ना, तो ये जो फ्लो है यही साइंटिफिक फ्लो कहलाएगा। अगर मैं इसमें बोल दूं कि पहले अपन सरकारी प्रयास बताएंगे, फिर क्षेत्र बताएंगे, ये बताएंगे, तो ये सब क्या है? बेडॉल से हैं, तो ये आपको समझ में ही नहीं आएंगे। और जो चीज़ें, जो भी चीज़ एक क्रम से नहीं चल रही हैं, ठीक है ना, एक एक कहना चाहिए आपको, पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हैं, तो वो सब बड़ी ही नॉन साइंटिफिक टाइप की चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, एक साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे समझ रहे हैं, जैसे ज्ञान से, सॉरी, ज्ञान में आपका उद्देश्य जो है बोध और विवेक होगा, लेकिन विज्ञान में उद्देश्य क्या होगा? व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि किपलिंग मेथड होती है। किपलिंग मेथड में क्या होता है? 5W+1H होता है। ठीक है ना? जैसे आपको कुछ समझना हो, तो वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, होम, ये 5 चीज़ें हो गई, 3 2 5, है ना? और इसका मतलब हाउ। तो इससे क्या है, आपको इसके थ्रू आपको वो पूरी घटना पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे कि ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि यहाँ पे लेते हैं प्लासी वॉर। ठीक है। अब मतलब वॉट, वेयर, व्हेन, होम, वाई। ठीक है। अब आप, अभी एक आया हाउ। ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे वॉट, तो क्या है वॉट? प्लासी का युद्ध। ठीक है ना? वेयर, तो कहाँ हुआ? प्लासी में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1757। होम, मतलब किसके किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। क्यों हुआ? ठीक है ना, क्योंकि उसने वो ब्लैक होल, मतलब वो ब्लैक होल बोल रहा हूँ कि जो कालकोट वाली घटना हुई, इसकी वजह से हुआ। हाउ, तो कैसे हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कुछ लोग आए, इसकी तरफ से कुछ लोग आए, और फिर लास्ट में मतलब उसके साथ वो कर देते हैं, विश्वासघात हो जाता है और मर जाता है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से उसको किसी को समझा देंगे, बिना सीक्वेंस को ब्रेक किए। तो ये फायदा होता है साइंटिफिक मेथड का। ठीक। फिर उसके बाद आप ज्ञान में और क्या देखेंगे कि अंतिम दिशा, तो समझ और विवेक आपका डेवलप होगा इसमें लास्ट में। ठीक। और इसमें क्या होगा? प्रमाण और व्यवस्थित ज्ञान फिर इससे हासिल होगा आपको, कि इस इससे प्रमाणित होगी जब वो चीज़ें, फिर आपको उससे व्यवस्थित ज्ञान हासिल होगा। ठीक है। इसके बाद हमें हम आप जब भारतीय ज्ञान विज्ञान जो परंपरा है, जब उसको आप और ज़्यादा ओपन करेंगे, तो जिज्ञासा से मानव कल्याण तक, मतलब ये, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके अंदर एक क्यूरोसिटी अगर नहीं है, जिज्ञासा अगर उसके अंदर नहीं है, मतलब किसी चीज़ को सीखने की उसके अंदर क्या नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो व्यक्ति कुंद रह जाएगा, बड़ा ही मंद बुद्धि टाइप का होगा। और उसके अंदर, मतलब जैसे कि अगर हवा चल रही है, आपके मन में प्रश्न नहीं उठ रहा कि यार हवा क्यों चल रही है, वायु क्यों चल रही है, पवन क्यों बह रही है, इसके अलावा वर्षा क्यों होती है, या तारे रात में ही क्यों टिमटिमाते हैं, दिन में ही क्यों नहीं दिखते हैं, ये टूटता हुआ तारा क्या होता है, अगर आपके अंदर ऐसे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, तो आपको सोचने की समझ जरूरत है कि क्यों नहीं उठ रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसे जिज्ञासा है, तो इसमें जानने की इच्छा और जिज्ञासा का जन्म होता है। इसके बाद क्या होता है? उससे प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न पैदा होगा मतलब कि मन में प्रश्न उठते हैं, और उनका उत्तर जानने की चाह होती है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ कुछ बच्चे नहीं बहुत सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो मतलब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, तो वैसा क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है।
जब ये चीज़ें कोई बच्चा सवाल पूछता है तो कुछ लोग तो टोक देते हैं कि अरे क्या तुम बार बार पूछते रहते हो। पर कुछ लोगों कुछ बच्चों के अगर उनके आप सवाल के जवाब देते जाएंगे तो इसे सीखते जाते हैं, ठीक है। फिर उससे ज्ञान की खोज होती है। जैसे विभिन्न स्रोतों, ग्रंथों, शिक्षकों और प्रकृति से ज्ञान की खोज होती है। जैसे आपने कुछ प्रश्न किया कि सर आप ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ आपने प्रश्न पूछा, मुझे पता है तो मैं जवाब दे दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको अगर मुझे नहीं पता तो मैं बोलूंगा कि मैं इसको कल पढ़ के आऊँगा या सीख के आऊँगा, तो मुझे भी ज्ञान प्राप्त होगा, आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। फिर तर्क प्लस अनुभव, मतलब तर्क से और अनुभव के आधार पर समझ और जो चिंतन है उसका विकास होगा। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में जिसमें ओशो ओशो क्या थे, शिक्षक थे, ठीक है ना। नहीं, शिक्षक नहीं थे उस दौरान, वो वहाँ पे क्या थे, छात्र थे। तो ये शायद रायपुर छात्र ही थे, हाँ शायद, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के प्रोफेसर थे उनको बोलते हैं कि भाई तुमने जो बाल दाढ़ी बढ़ा के रखी है उसको काट के आओ। तो वो उससे जवाब मांगता है, उनसे ऐसा बोलता है कि एक चीज़ बताइए कि बाल और दाढ़ी जो है वो बढ़ती है कि घटती है। तो उसने बोला ये तो बढ़ती है, तो इसको बढ़ने ना देना, प्रकृति के खिलाफ जाने होगा ना। तो बोला हाँ बिल्कुल होगा। तो बोला फिर मैं प्रकृति के विरुद्ध कोई काम क्यों करूं। तो वो अपने तर्क से उनका इस चीज़ को काट देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो प्रश्न पैदा होगा, प्रश्न पैदा होगा तो उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो उससे ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान की खोज होगी तो तर्क और अनुभव आपका डेवलप होगा और ज़्यादा। फिर उसके बाद आप एनालिसिस करना सीखेंगे कि प्रकृति, समाज, वस्तु का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि फला चीज़ ऐसी क्यों, ढेका चीज़ ऐसी क्यों, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, लोग ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर दिखता क्यों नहीं, इस धर्म वालों में ईश्वर की मूर्ति पूजा होती है उस धर्म में क्यों नहीं होती, इस तमाम तमाम चीज़ें डेवलप होंगी। फिर प्रयोग और विश्लेषण करेंगे, कुछ चीज़ों का विश्लेषण हो सकता है, कुछ चीज़ों का नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जैसे विज्ञान हो गया तो सत्यापित निष्कर्षों और नियमों के रूप में व्यवस्थित ज्ञान का विकास होगा, ठीक है। फिर व्यवहारिक उपयोग होगा उसका, ज्ञान और विज्ञान का जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग होगा। जैसे कि मान लीजिए लाइट हो गई, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बार उसके क्या किया, एफर्ट मारे, तो उसका प्रयोग किया। फिर प्रयोग जब कर लिया उससे जल गई तो एक थ्योरी दी तो आगे जितने भी उस चीज़ पे काम होंगे उन सब कामों पे वो जो भी बल्ब बनते हैं, जो मैकेनिज्म था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी था या लाइट इंजीनियरिंग जो भी था, उससे क्या हुआ, वो चीज़ डेवलप हुई, एक साइंस बना। उसके बाद उसका व्यवहारिक उपयोग हुआ और उसका मानव कल्याण में आज इस्तेमाल होता है। तो किसी के मन में फूटा हुआ एक अंकुर जिज्ञासा का, वो कितना बड़ा लोक कल्याण का काम कर सकता है, ये भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा यहाँ पे इस चीज़ को बता रही है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम अब आगे देखेंगे कि हाँ ये सब हो गया हमारा ना, हाँ अंतर हो गया, ठीक है। तो हमने इंट्रो वगैरह सब देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो विकास है, ठीक है ना, इसका जो डेवलपमेंट है ये कब से कब तक हुआ, कैसे हुआ। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का ऐतिहासिक विकास देखेंगे तो सबसे पहले आपका वैदिक काल आता है, ठीक है ना। तो वैदिक काल में आप देखिए, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भी चीज़ क्या है, लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई नहीं है, और लिखी हुई है तो आप पढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से उसको अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें वैदिक काल में आपका वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, फिर दर्शन, भाषा, गणित, जैसे उपनिषद दर्शन में ही आ जाएगा। फिर खगोल की प्रारंभिक परंपरा, तो ये सब आपको किस हम वैदिक काल में जो जो भी आपको जितने भी ज्ञान विज्ञान वाली चीज़ें मिलती हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका और जो वेदांग हो गया, सब चीज़ इसमें शामिल होंगी। फिर दूसरा बौद्ध जैन काल, तो इसमें जैसे आप देखिए बौद्ध और जैन धर्म जो है इनका विकास ही क्यों हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा कर्मकांड और अधार्मिकता बढ़ रही थी, तो उस दौरान ये बोला गया कि भाई मतलब कि ऐसा इहलोक जो परलोक है उसकी वजह से इहलोक को क्यों जो है उसका नाश किया जा रहा है। तो उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि तर्क का, दर्शन का, शिक्षा का, ये सब डेवलप हुआ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसी चीज़ों का उदय हुआ, ऐसे विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। फिर आप देखेंगे कि गुप्त काल वाला समय देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि गणित, खगोल, चिकित्सा, धातु विज्ञान, भाषा विज्ञान, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। फिर आप देखेंगे जो मध्यकाल आया तो मध्यकाल में भारतीय परंपरा का संरक्षण हुआ। अरबी फारसी ज्ञान परंपराओं के साथ क्या हुआ, संवाद हुआ, कि कुछ चीज़ें वहाँ से यहाँ पे प्राप्त हुई, जैसे फारसी भाषा आई, इसके अलावा अन्य भाषाएं भारत आई, तो उनसे वहाँ के जो ज्ञान थे वो यहाँ मिले, यहाँ के जो ज्ञान थे दूसरी जगहों पे प्रसारित हुए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अनुभव, अलग अलग लोगों के तर्क मिले, अलग लोगों की चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि आप देखिए कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल से पहले जब जो यूनानी थे वो भारत आए हुए थे तो उन्होंने यवनिका का कॉन्सेप्ट लेके आया, जो क्रमशः हमने क्या लिखना प्रारंभ किया, इतिहास लिखना, एक क्रोनोलॉजी स्टार्ट हुई वो उसी समय से हुई। तो ये चीज़ हमने उनसे सीखी। हमारी कुछ चीज़ें जैसे शून्य था, वो शून्य भारत अरबों तक पहुंचा, अरब से फिर वो चीन गया, तो चीन से
फिर पूरी और दुनिया चीन से फिर वो और दूसरी जगहों पे विस्तारित हुआ। तो गया कहाँ से, भारत से गया। तो कुछ चीज़ें भारत से दुनिया में गई, कुछ चीज़ें दुनिया से भारत में आई। ठीक। फिर अगला औपनिवेशिक काल आया। तो ये तो सब अपना मतलब मैं कॉले बोलता था ना कि भारत मतलब पूरे जो भारत का साहित्य है वो यूरोप की किसी लाइब्रेरी की एक पेटी में ही आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि वो कितना मूर्ख था, ये नहीं समझता था इन चीज़ों को। फिर भारतीय ज्ञान संस्थानों को कमजोर हुआ इस समय, और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव हुआ। तो हमने कुछ पश्चिम से भी चीज़ें सीखी, कुछ उन चीज़ों को भी ऐड किया इसमें। जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह ने उन चीज़ों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उससे क्या हुआ, उससे एविडेंस बेस्ड व्याख्या करी और तर्क डेवलप किए। तो जो सती प्रथा वगैरह है इन सबको क्या किया, डिमोलिश करने का काम किया। और फिर जैसे दास प्रथा है, दहेज प्रथा है, या शिशु वध प्रथा, ये सब प्रथाएं फिर नष्ट हुई। इसी वजह से नष्ट हुई कि ये सब क्या थी, अतार्किक थी, और इनका इतना महिमा मंडन था कि सब धर्म के नाम पे चल रही थी। फिर उसके बाद आधुनिक काल में अभी क्या डेवलप कर रहे हैं हम, तो वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब चीज़ों में। तो ये आप लिख सकते हैं, रिसर्च टेक्नोलॉजी, भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक उसकी ऐतिहासिक विकास की यात्रा है, जो वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक ही आप लिखिए। ठीक। इसमें आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि ज्ञान की खोज, तर्क और अनुभव, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण, मानव कल्याण। ठीक। लिखना हो तो फिर इसके कुछ क्षेत्र होंगे ना, कि इन इन क्षेत्रों पे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा जो है डेवलप हुई। तो इसमें आपका एक आता है मैथ्स आता है। ठीक। तो मैथ्स वाले क्षेत्र में जैसे शून्य देखिए, दशमलव, बीजगणित और ज्यामिति, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। फिर खगोल एवं ज्योतिषी वाले क्षेत्र में तो ग्रहों की गति, गणना, पंचांग, खगोलीय अध्ययन, इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं कि बातें स्टार्ट हुई। इन सब चीज़ों पे लोगों को ज्ञान मिला। ठीक है। जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, वराहमिर हो गए, सब खगोल का अध्ययन करते थे कि पृथ्वी घूम रही है, सब पहले से पता था। पर वैज्ञानिक रूप से एक पुष्टिकरण नहीं हो पाया था, लेकिन ज्ञान तो डेवलप हो चुका था। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका चिकित्सा है उस क्षेत्र में आप देखिए, जैसे आयुर्वेद हो गया, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, शल्य चिकित्सा हो गई, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली, पतंजलि। तो इन सब लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जैसे जो नासिक है, उसका नाम नासिक क्यों है, क्यों, इसलिए नहीं कि सूर्यपंखा की वहाँ नाक कटी थी, बल्कि इसलिए उसका नाक नासिक है क्योंकि वहाँ पे जो नाक, उसकी बहुत अच्छी सर्जरी होती थी। ठीक है। तो मतलब नाक जोड़ दी जाती थी। तो ये उस दौरान भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा विज्ञान परंपरा में ऐसी चीज़ें भी थी हमारे पास। ठीक। फिर उसके बाद रसायन एवं धातु विज्ञान। तो आपने जैसे सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने सुना होगा कि कांसे की मूर्तियां थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण होता था। फिर आप देखेंगे कि धातु का प्रसंस्करण होता था। मिश्र धातु, वही मैंने बोला कि कांसा का जो निर्माण हुआ। ठीक है। फिर लौह तकनीक, फिर रस शास्त्र, तो आप देखेंगे रसायन शास्त्र। फिर आप देखेंगे जो मेहरौली है वहाँ पे जो लौह स्तंभ बना हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का, वो अभी तक उसमें क्या नहीं लगी हुई है, उसमें अभी तक भी जंग नहीं लगी हुई है। ठीक है। तो ऐसे रसायन कैसे डेवलप हुए हैं। फिर आज देखते हैं कि आप एक से एक ब्रिज लोहे के बनते हैं, 6 महीने में उनमें जंग लग जाती है। फिर दर्शन एवं तर्क, तो जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत। ठीक है। कैसे जो है दर्शन डेवलप हुए हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन। ठीक है ना, नव वेदांती। और फिर आपका कहना चाहिए कि ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा सब डेवलप हुआ। फिर आप देखेंगे कि भाषा विज्ञान, तो अष्टाध्यायी ने क्या जो पाणिनि है उसने अष्टाध्यायी व्याकरण, ये सब चीज़ों पे काम किया। तो भाषा पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया साहित्य लेखन में। इसके बाद कृषि एवं पर्यावरण। ठीक है ना, तो कृषि का ज्ञान था, किस मौसम में कौन सी फसल बोनी है, किस मौसम में कौन सी फसल नहीं बोनी है। ठीक है। वाटर मैनेजमेंट था, कि जैसे रहट का विकास हुआ गुप्त काल में। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से सिंचाई करनी है। इसके पश्चात जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट था, कि मतलब पेड़ों का मतलब क्या होता था, क्षरण बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता था जैसे आज के समय पे किया जा रहा है। ठीक। फिर उसके बाद प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बना के चला जाता था, प्रकृति पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि आप देखेंगे कि मतलब पेड़ों की आज भी पूजा होती है, बरगद की पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है। ठीक है। त्योहार मनते हैं, तो या फिर जैसे महिलाएं उपवास रखती हैं तो उनकी परिक्रमा करती हैं, और उनको नहीं काटा जाता, सैक्रेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बायोडाइवर्सिटी का, पर्यावरण का कंजर्वेशन ही कर रही हैं। फिर वास्तुकला एवं स्थापत्य, तो आप देखेंगे जैसे नागर शैली का डेवलपमेंट हुआ, मंदिर स्थापत्य का काम चल रहा है। ठीक है। तो गुप्त काल से जैसे चालू हुआ, तो मंदिर स्थापत्य आप देखिए। फिर नगर नियोजन देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर जो जल संरचना है, वाटर मैनेजमेंट देखिए आप किसका, वाटर मैनेजमेंट आप देखिए धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट देखिए। इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, वास्तु परंपरा की, वास्तु का प्रयोग करके इस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर मुख करके घर बनना चाहिए। इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था, जो साइंटिफिक बेस्ड थी। ठीक है ना, साइंस पर आधारित थी। फिर वहीं शिक्षा देखिए आप, कि गुरुकुल जैसे शिक्षा दी जाती थी। मैंने एक आपको शिक्षा की गुणवत्ता में आरुणि का प्रसंग सुनाया होगा, वो इसी पर आधारित है।
ठीक है। फिर आप देखेंगे तक्षशिला जैसे विद्यालय बने, नालंदा जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विषयों की नहीं, इसके अलावा धर्म की शिक्षा दी जाती थी, नीति सिखाई जाती थी, राजनीति सिखाई जाती थी, अर्थशास्त्र सिखाया जाता था। हर तमाम चीज़ों का इन्हों पे बहुत अच्छे से क्या है समझ विकसित की जाती थी। तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे, जैसे विदेशों से भी लोग आते थे, जैसे आप देखेंगे कि आपका इत्सिंग हो गया, जैसे कि आप देखेंगे कि फायान हो गया, जैसे कि आप देखेंगे कि एक और क्या नाम है, हेनसांग हो गया, ये सब लोग आते थे यहाँ पढ़ाई करते थे। ठीक। तो ये इतने सारे क्षेत्र थे। फिर कुछ महानुभाव थे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। जैसे आप देखेंगे कि जो गणित का क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गणित के क्षेत्र में। फिर आप देखेंगे उन्होंने आर्यभट्ट की रचना करी, तो गणित के क्षेत्र में काम किया इन्होंने। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो ब्रह्मगुप्त थे, तो इन्होंने शून्य और जो इंटीजर संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, उनके गणितीय नियमों का प्रतिपादन किया ब्रह्मगुप्त जी ने। फिर उसके बाद भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य ने गणित और खगोल के आचार्य सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणित की जो है रचना करी इन्होंने। इसके अलावा आप देखेंगे जो खगोल है, ठीक है, तो खगोल मतलब कि आपका ये वाला एरिया हो गया, एस्ट्रोनॉमी वाला हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स वाला एरिया हो गया। इसमें भी आर्यभट्ट ने क्या पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया। फिर जो वराहमिहिर है, इन्होंने क्या बताया कि खगोल, गणित और प्राकृतिक विज्ञान के आचार्य, इन्होंने बृहत संहिता की रचना करी। इन्होंने भी क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में बताया। ठीक है। फिर ब्रह्मगुप्त जो थे, इन्होंने क्या कहते हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना करी और उन्होंने खगोल के बारे में जानकारी दी। फिर वराहमिहिर साथ ही साथ में जो ज्योतिष है उसके बारे में भी जानकारी देते थे। फिर जैसे आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जो चरक हैं, तो आयुर्वेद के आचार्य चरक संहिता के इन्होंने रचना करी। फिर उसके बाद सुश्रुत जो थे, तो शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत संहिता के रचक हैं। ठीक है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन हो गया, ओटी जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर जिसको बोलते हैं ना, तो इन्होंने ऑपरेशन। फिर जीवक जो थे, तो प्रसिद्ध वैद्य थे, चिकित्सक थे, मौर्य काल के राजवैद्य थे। मौर्य काल में राजवैद्य नहीं थे। जीवक जो है आप उसको मिलेंगे किसके, कुषाण में मिलेंगे आपको, ठीक है ना, उत्तर मौर्य काल में मिलेंगे आपको। फिर जैसे भाषा में देखिए तो पाणिनि जो थे, तो संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य, ठीक है ना, अष्टाध्यायी के रचयिता थे ये। फिर उसके बाद तर्क और दर्शन देखेंगे आप क्षेत्र, तो कणाद जैसे हो गए, इन्होंने वैशेषिक जो है आपको वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जिसमें उन्होंने बोला कि जो परमाणु की परमाणु जो है पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसके बारे में बोला। फिर गौतम जो थे उन्होंने न्याय दर्शन का दिया। इसके बाद सांख्य जो कपिल ने सांख्य दर्शन दिया। ठीक है ना। इसके अलावा और ऐसे 6 दर्शन थे। फिर आपको जैमिनी मिलते हैं, बद्रायण मिलते हैं, ये सब इसमें आपको आएंगे। फिर रसायन और धातु विज्ञान, तो आप नागार्जुन देखेंगे, तो रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के आचार्य थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं। फिर आप ये देखेंगे कि जैसे विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो वो अलग अलग अपने काम, आर्यभट्ट नहीं सॉरी कालिदास हो गए जैसे महान रचयिता हैं। तो इसमें साहित्य अभी मैंने जोड़ा नहीं है, तो कुछ चीज़ें आप भी इसमें शामिल कर लेना। ठीक है। तो वो नवरत्न जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि कुछ विशेषताएं हैं इसकी, तो क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी कि हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करता था। ठीक। इसकी हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी पे फोकस कर रहा है, ये शरीर पे, तन पे, मन पे, आत्मा पे, इन सब पे फोकस कर रहा है। ठीक है। शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा, इन सभी की अप्रोच को लेके चल रहा है। ठीक है। व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक रूप से ही क्या होना चाहिए, सक्षम नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। ठीक है ना। और उसको तर्क डेवलप करना चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ सोच रहा है, विचार रहा है, जो आगे आने वाले विचार हैं उन विचारों को भी बल मिले। ठीक। तो हर तरीके से मतलब होलिस्टिक अप्रोच वो फोकस करना होता था उस ज्ञान विज्ञान के तहत में। ठीक है। उस परंपरा में फिर तर्क और प्रश्न परंपरा थी, संवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था, चिंतन होता था प्रॉपर। ठीक है ना। कि किसी विषय पे एक बात चल रही है, कि मान लीजिए महिलाओं को लेकर के, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है उसको 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल किया जा रहा है, तो मान लीजिए उस पर डिस्कशन हो रही है कि क्यों, मतलब 1 महीने 1 साल क्यों करना है। फिर जो पुरुष काम कर रहे हैं उनका काम बढ़ेगा, उनको 1 साल तक क्यों फ्री में सैलरी मिलेगी। तो ये एक डिबेट चालू होगी, फिर उसका एक क्रक्स निकलेगा। ठीक है। तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई, जैसे कि सुकरात की दाह पद्धति थी। ठीक है। आपस में लोग डिस्कशन करते थे और उस डिस्कशन से एक क्या निकलता था, विचार निकलता था। ठीक। तो व्यक्ति के मन में ही उसका जवाब है, वो डिस्कशन करते करते उस जवाब को निकल सकता है और व्यक्ति स्वयं जो है ज्ञानी बन सकता है। ठीक। फिर अनुभव एवं उपप्रयोग, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, इसके द्वारा मतलब ये इसकी विशेषता थी। तो इस ज्ञान विज्ञान परंपरा की एक विशेषता ये थी कि अनुभवजन्य थी और प्रयोग पर आधारित थी। इसके पश्चात अंतर विषयकता, तो मतलब कि दर्शन, गणित, चिकित्सा, प्रकृति, जैसे आप उसको देखेंगे, जो मतलब मैं बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपका शेक्सपियर था, तो शेक्सपियर को सिर्फ एक क्षेत्र का उसको ज्ञान नहीं था,
उसकी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी, साइंस भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके अलावा उसका अब पेंटर भी था, बहुत अच्छा लिखता भी था, सिंगर भी था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें उसकी इसकी मास्टरी हासिल थी ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ध्यान दिया जाता था कि दर्शन पढ़ने वाला विद्यार्थी, अगर मैं फिलोसफी का छात्र हूँ मान लीजिए, तो क्या मैथ नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। तो इनको यही सिखाया जाता था, दर्शन वाला गणित भी पढ़ ले, गणित वाला चिकित्सा भी पढ़ ले, चिकित्सा वाला प्रकृति को भी जाने, प्रकृति को भी समझे। इस पे फोकस किया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य। तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या बोला कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए जो प्रकृति के करीब में हो। तो मतलब जैसे वनों के पास, उपवनों के पास। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन में। तो उसी तरीके से ये भी शिक्षा की बात करते थे कि गुरुकुल में, किसी आश्रम में ऐसी जगह पे व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो शिक्षा का महत्व होता था वो ये होता था कि अपने ज्ञान को विस्तारित करना है, लोक कल्याण उसका क्या होता था, हित होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोग हैं, ये ज्ञानी थे, सिविल इंजीनियर थे, पर इन्होंने अपने ज्ञान का क्या किया, नेगेटिव इस्तेमाल किया। तो नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी जो है वो लोक कल्याण लेकर नहीं आएगी, पर नॉलेज विथ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी नॉलेज विथ आपका क्या कहना चाहिए, सत्यनिष्ठा, नॉलेज विथ ईमानदारी, ये आपका लोक कल्याण लेकर के आएगी। ठीक है, मतलब मेरे पास नॉलेज है, जैसे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके पास नॉलेज था। मिसाल मैन क्यों कहलाएं? क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए वो काम किया। अगर वही वो किसी संगठन को भेज देते, आईएस इन सबको भेज देते, तो लोग कल्याण कर रही होती, नहीं कर रही होती। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम क्या देखेंगे कि नैतिकता एवं ज्ञान का संबंध, वही जो मैंने ही बोला, नॉलेज विथ इंटीग्रिटी। ठीक है ना, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी हो रहा है तो वो व्यक्ति जो है क्या है, नेगेटिव काम ही करेगा। ठीक है, सत्य, अहिंसा, धर्म, करुणा, इन सब का सब निहित होने चाहिए उसमें। जैसे कि आपने अगर देखा होगा जो ओपनहाइमर था, ठीक है ना, ओपनहाइमर ने क्या बनाया, एटॉम बम बनाया। तो जब ओपनहाइमर ने एटॉम बम का विकास किया और जब नागासाकी हिरोशिमा में 6 अगस्त 9 अगस्त को गिराए गए वो, उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा लगा, उसके अंदर वही भाव आया जो भाव अशोक के अंदर आया था कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, और उसको लगने लगा कि मैंने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया और उससे आगे चल के बहुत भीषण त्रासदी होगी। ठीक है, और वो फिर उसको उसने फिर उस चीज़ के अगेंस्ट में भी बोला कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, इसका इस्तेमाल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में किया जाए। ये सब बोला उसने, और फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी होना शुरू हो गई कि आप जो हैं कम्युनिस्ट हैं, आप रूस से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जो नॉलेज है उसमें क्या शामिल होना चाहिए, सत्य, अहिंसा, करुणा, धर्म, और जो उसका ज्ञान है वो लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक, तो ये उसमें सिखाया जाता था। फिर उसके बाद ज्ञान का जीवन में प्रयोग, ऐसा नहीं कि जैसे आपने सीखा जैसे आप उसको ज्ञान को प्रैक्टिकल में अपनाएं भी सही। ठीक है ना, जैसे लेट सपोज आपने ये सीखा कि तैरना, आपको आपने तैरना सीखा, ठीक है, आपने स्विमिंग पूल में तैरना सीखा। ठीक है, आपको ज्ञान मिला कि तैरते कैसे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो जैसे कभी ऐसा होगा कि आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, बाढ़ में फंस गए, किसी त्रासदी में फंस गए, तो आप तैर के निकल जाएंगे। तो वैसे ही मानिए कि आप ऐसा समझिए, इसको एग्जाम्पल सबसे अच्छा वो होगा, हाँ, ज्ञान का जीवन प्रयोग। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें जब वो लास्ट में उसकी जो करीना कपूर रहती है एक्ट्रेस, उसकी जो बहन रहती है, उसकी जब वो डिलीवरी कराता है, तो आप देखेंगे कि वो कार की बैटरियाँ इस्तेमाल करता है वहाँ की लाइट बनाने के लिए, जनरेटर जनरेट करने के लिए लाइट वहाँ पे। फिर उसके बाद वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करता है उसकी डिलीवरी कराने के लिए। तो ये तमाम वहीं की चीज़ों का जो उसके पास ज्ञान रहता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या करता है, वो जीवन में प्रयोग करता है। तो ऐसे ही तभी वहाँ पे भी सिखाया जाता था, और इसी तरीके से जो ज्ञान विज्ञान परंपरा थी चलती थी। तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सब उसकी विशेषता थी। फिर उसमें आपका क्या शामिल था, आप देखिए कि जो नचिकेता है, आप उसमें नचिकेता और नचिकेता, गार्गी, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, बुद्ध जो हैं, इन सबसे इन सब ने प्रश्न पूछे। ठीक है, आप देखेंगे कि जो नचिकेता है उसका किसके साथ, कठोपनिषद में आपको यम का और नचिकेता का संवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यम जो है नचिकेता जो है यम से सवाल पूछता है। तो बहुत सारे सवाल पूछता है। फिर एक सवाल जब पूछता है यम यम से नचिकेता कि आप बता दीजिए कि मृत्यु जो है, मतलब मृत्यु के बाद होता क्या है, या मृत्यु असल में है क्या। तो यम बोलता है कि तुम इसको छोड़ के जो पूछना चाहो पूछ लो, जो मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको दे दूंगा, पर मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये इस प्रकार के उसके बीच संवाद चल रहे हैं यम और नचिकेता के बीच। ठीक है, फिर अष्टावक्र की कहानी आपने अगर सुनी होगी, तो अष्टावक्र जो थे, जब अपनी माँ के पेट में थे, मतलब इनके पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी थे, और मतलब वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो क्या हुआ था, वो रात में वेद पाठ किया करते थे। जब वो वेद पाठ करते थे तो उस दौरान क्या होता था कि जब उनके पिताजी, मतलब जब अष्टावक्र के पिताजी, अष्टावक्र अपनी माँ के पेट में थे, तो अष्टावक्र के जो पिताजी थे
वो कुछ ना कुछ मतलब वेद पाठ करते थे। तो जैसे वो कुछ गलत बोलते थे ना, तो अष्टावक्र कुछ बोल देते थे कि आप यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जब वो गलत तो ऐसी अंतरात्मा ऐसी आवाज़ निकलती थी, और वहाँ पे कोई तो पर्सन रहता नहीं था। मतलब अष्टावक्र की माँ रहती थी वहाँ पे, और अष्टावक्र के पिताजी रहते थे, और अष्टावक्र अपनी माँ की कोख में थे। तो पिताजी अगर कुछ गलत उच्चारण करते तो अष्टावक्र टोक देते कि आप यहाँ पे ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा करके। ठीक। तो आवाज़ आती थी, पर वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी, सिवाय किसके, अष्टावक्र के पिताजी के। तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ऐसे 4-5 बार हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो मेरी पत्नी के कोख में जो बच्चा है ना, वो ये चीज़ बोल रहा है। तो वो क्या होता है कि अब उनका ईगो हट होने लग जाता है कि ये बच्चा अब जो पैदा नहीं हुआ वो मेरे को सिखाएगा, तो उसको श्राप दे देते हैं कि ठीक है, कि अगर तुम अगली बार भी ऐसा बोले तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो बोलते हैं, जैसे ही उनके पिताजी कुछ त्रुटि करते हैं और बोलते हैं, और उनको श्राप दे देता है कि जब तुम पैदा होगे तो तुम्हारे मतलब वक्र 8 वक्र रहेंगे तुम्हारे शरीर में। ठीक है। तो जब वो पैदा होते हैं, तो आपने अगर आई मूवी देखी होगी चिया विक्रम की, तो जैसे उसमें वो कुबड़दाड़ हो जाता है ना, वैसे ही वो कुबड़दाड़ रहते हैं, तो बहुत अभद्र टाइप के रहते हैं। तो जो अष्टावक्र होते हैं, इनका जो राजा जनक है, राजा जनक सीता जी के पिता नहीं, ऐसे जैसे विक्रमादित्य बहुत सारे हुए ना इतिहास में, ऐसे राजा जनक बहुत सारे हुए। तो राजा जनक के साथ राजा जनक जो है राजा जनक का और अष्टावक्र का बहुत सारा संवाद चलता है। राजा जनक अष्टावक्र को अपना प्रधान सलाहकार बना लेते हैं। ठीक है। बाद में कुछ घटना होती है जो बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा कभी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अष्टावक्र की कहानी समझ लो आप, इसी में क्या होता है, फिर अष्टावक्र के पिताजी क्या होता है, वो राजा के दरबार में जाते रहते थे। तो राजा के दरबार में जाते रहते थे वही राजा जनक के। तो वहाँ पे क्या होता था, अगर आप किसी तर्क वितर्क में, एक वहाँ के प्रधान रहता था सलाहकार राजा का, अगर तर्क वितर्क में आप उस प्रधान सलाहकार से हार गए तो आपको जल समाधि लेनी पड़ती थी। ठीक है ना। और वो सलाहकार हमेशा जीता था। तो और अगर आप जीत गए तो आपको बहुत सारा पैसा मिलता था। तो उनके पिताजी की मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी अष्टावक्र के, तो वो चैलेंज ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर जीत गए तो अच्छा कुछ मिल जाएगा। पर वो हार जाते हैं। जैसे दिन महीने साल बहुत दिन गुजर जाते हैं, अष्टावक्र अपने पिताजी को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता पिताजी कहाँ गए। फिर वो उस दरबार में पहुंचते उन्हें पता चलता है कि कभी ऐसा हुआ था। तो वहां जब पहुंचते हैं, और उनका फिर संवाद होता है किसके साथ, उस राजा जनक के का जो सलाहकार उसके साथ जब संवाद होता है, और उस संवाद में राजा जनक का जो सलाहकार है वो हार जाता है, और अष्टावक्र जीत जाते हैं। ठीक है। उस दिन से फिर राजा जनक अपना अष्टावक्र को सलाहकार बना लेते हैं, और फिर उनके बीच बहुत सारे संवाद हैं जिनका बहुत सारा वर्णन है। आप अष्टावक्र महागीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो ये बालक अवस्था से ही क्या थे, जिज्ञासु थे, सवाल करते थे। तो ये चीजें थी ज्ञान विज्ञान परंपरा में। फिर जो गार्गी है, ये याज्ञवल्क्य के साथ संवाद कर रही है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में बहुत सारी चीजों का संवाद चल रहा है, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान पर याज्ञवल्क्य से प्रश्न, गहन प्रश्न किए, शास्त्रार्थ हुआ। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनका तो इसी पे ही बेस था कि सिर्फ बात करो, तर्क करो, कुतर्क करो, डिबेट करो। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो शंकराचार्य है, जो मंडन मिश्र है, उनका जब डिबेट चलता है, ठीक है, उस पे भी आप देखिए कि मंडन मिश्र बौद्ध धर्म को लेकर के क्या कहते थे कि मतलब बौद्ध धर्म ही अच्छा है, ऐसा वैसा, फिर उस पर डिबेट चलती है। ठीक। तो इस तरीके से ज्ञान विज्ञान परंपरा का क्या होता था, सृजन होता था। ज्ञान विज्ञान परंपरा इस तरीके से चलती थी, डिबेट पे चलती थी कि डिबेट होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न ही ज्ञान की क्या है, शुरुआत है, अंधविश्वास नहीं, सत्य की खोज हमारा मार्ग है। ये एक कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है। तो इसमें ऐसे बोला जाता था कि आप प्रश्न करो, सोचो, तर्क करो, समझो और सत्य को खोजो या सत्य को जानो, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती थी। तो ये एक हमारी उस परंपरा की विशेषता थी, प्रश्न करने की परंपरा। ठीक। फिर भारत ने कुछ दिया है क्या दुनिया को, भारत की तो एक तो वसुधैव कुटुंबकम दिया, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा गणित का कॉन्सेप्ट दिया, कि आपने गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जीरो के बारे में, दशमलव के बारे में। फिर जो चिकित्सा है, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा। फिर आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब चीज़ें दी। फिर दर्शन दिया, तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, जैन दर्शन, ये सब चीज़ों का विश्व विस्तार हुआ। आप देखेंगे जो बौद्ध दर्शन का इतना विस्तार हुआ कि जापान में, और उसके बाद म्यांमार में, श्रीलंका में, और कंबोडिया और अन्य देशों में आज भी मतलब बौद्ध धर्म जो है फेमस है। फिर आप योग देखेंगे, तो योग की समय प्रणाली जो है डेवलप की। तो 21 जून को आप देखिए पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। तो इसके माध्यम से जो भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा है पूरे विश्व में विस्तारित है। ठीक। फिर भाषाई ज्ञान जो है, ये दुनिया में भारत की तरफ से फैलाया गया। इसके बाद आप देखेंगे जो खगोल है, आज भले बताया गया कि 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, सब चीज़ें चली, पर भारत ने उस समय ही बता दिया था कि ग्रहों की संख्या इतनी है, ये ग्रह हैं, वो ग्रह हैं, जो पंचांग डिसाइडेड होते थे, जो
किसी का कुंडली देखा जाता था। तो सब चीज़ें पहले से ही डेवलप थी, ऐसा नहीं है कि भारत ने अभी अभी सीखा है। अब उसका साइंटिफिक, अब उस ज्ञान को विज्ञान का सपोर्ट मिल गया है, तो और क्या व्याख्यायित हो गया है बहुत अच्छे से। ठीक है। फिर शिक्षा थी, वही गुरुकुल परंपरा थी। तो भारत का ज्ञान विश्व का कल्याण करने के लिए है, ठीक है, ना कि और भारत का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान विज्ञान परंपरा है, सॉफ्ट पावर भी बनती है कि योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन ये सब सॉफ्ट पावर का काम भी करते हैं। फिर सांस्कृतिक विविधता और जो सहिष्णुता का जो गुण है, ये भी, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी देश में समझौता करवाना है दो गुटों के बीच में, तो आप देखेंगे कि हामिद अंसारी जी को जब वो उपराष्ट्रपति थे, तो उनको बुलाया गया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दो देशों के बीच में जब समझौता हो रहा था, तो क्या पाकिस्तान को बुलाएंगे? ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान की समग्र और मानवतावादी दृष्टिकोण है कि ये संपूर्ण विश्व को एक क्या मान रहा है, घर मान रहा है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है। फिर शांति, अहिंसा और जो सत्य है उसके मूल्य की बात करता है ये, और लोक कल्याण की भावना की बात है। तो आप देखेंगे तभी जब कोरोना था तो उस समय दवाई पहुंचाना हो, फिर आपका वैक्सीन पहुंचाना हो, इन सब काम के लिए भारत आगे बढ़ के काम किया, ठीक, क्योंकि वो समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है। अभी देखेंगे कि ये अगर तब थी तो अब क्यों नहीं है, ये कमजोर क्यों पड़ गई, ठीक है। तो कमजोर ऐसे पड़ गई कि एक तो जो विदेशी आक्रांता आया है ना, उनकी वजह से कमजोर पड़ गई। जो विदेशी आक्रांता है उनकी वजह से कमजोर पड़ गई। आप देखेंगे कि जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है ना, उसने नुकसान पहुंचाया, नालंदा को नुकसान पहुंचाया उसने, ठीक है, विक्रमशिला को नुकसान पहुंचाया उसने। तो हुआ क्या था कि जो आपका ये था, क्या कहते हैं इसको, नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो हुआ क्या था, बख्तियार खिलजी घायल हो चुका था युद्ध में लड़ते लड़ते। तो वो नालंदा में उसको, जो बौद्धिस्ट लोग थे वो उसको नालंदा में लेकर के आए और उसका इलाज कर दिया, और वो बढ़िया ठीक हो गया। तो उसको लगा कि यार इनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो उसको लगा कि अगर ये लोग इस चीज़ को और विस्तारित करेंगे तो हम जो करना चाह रहे हैं, जो कब्जा करना चाह रहे हैं, मतलब लोगों को कुंद करना चाह रहे हैं, काबू में करना चाह रहे हो, तो हो ही नहीं पाएगा ऐसे ज्ञानी लोगों की वजह से। तो वो उस तमाम यूनिवर्सिटी को, पूरे तमाम यूनिवर्सिटी को जला देता है, राख कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर जो वहाँ पे जितने धर्म ग्रंथ हैं या फिर जितने भी ग्रंथ थे जो काम किए थे, वो सबको बौद्धिस्ट संत लोग ले लेके भागते हैं। फिर बाद में, बहुत समय बाद में, जब राहुल सांकृत्यायन जी इस दुनिया में आते हैं, तो वो दुनिया भर में, चाइना जा करके, जापान जा करके, रूस जा करके, अन्य देशों में जा जा करके उन सब ग्रंथों का संकलन करते हैं, और फिर एक, क्या कहना चाहिए, ग्रंथ बनाते हैं जो उस उन सब बहुत, जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो ग्रंथ थे, चाहे वो उसको लेकर के कोई तिब्बत चला गया हो, उसको लेके कोई किसी मोनेस्ट्री में चला गया हो, उन सब से वो संकलित करते हैं। और संकलित करने के बाद क्या करते हैं वो, कि दुनिया में लेकर के आते हैं सामने। तो ये किसका काम था, राहुल सांकृत्यायन जी का। तो मतलब विदेशी आक्रांताओं ने इन सबको नष्ट किया। फिर औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था, उसने क्या किया, लोगों को बस इतना बनाया कि आप रोज, मतलब नौकरी वाला, एक सार्जेंट वाला काम किया कि क्लर्क बनाना है इनको, ठीक है। और अपनी पश्चिमी जो शिक्षा थी उसको सर्वश्रेष्ठ बताया, और जो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा थी उसको नष्ट करने का काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए पारंपरिक संस्थानों का पतन। तो तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ये जो ज्ञान के केंद्र थे, इनका संरक्षण नहीं हुआ, इनका विनाश हो गया। ये एक कारण था, ज्ञान परंपरा कमजोर हुई। दूसरा, तीसरा कारण क्या था आपका, कि ज्ञान का फ्रेगमेंटेड ट्रांसमिशन हुआ, मतलब कि ज्ञान का समग्र और सतत हस्तांतरण जो है ना कर, इसका स्वरूप खंडित हो गया। मतलब कि अगर उसका ट्रांसफर होता रहता, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती रहती, साथ ही साथ में भारत में जो जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था थी, उसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ पास ये चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड रह सकी, ठीक है। फिर चौथा, आप देखेंगे कि आधुनिक साइंटिफिक रिसर्च से डिस्कनेक्ट हो गई है, मतलब परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विज्ञान तकनीकी समय पर नहीं जोड़ा गया। अगला ये कि दस्तावेजीकरण की कमी, जैसे वेद देखेंगे आप, अन्य चीज़ें देखेंगे, तो इनका क्या नहीं, दस्तावेजीकरण अच्छे से नहीं है, जिसके कारण ये जो है सिर्फ श्रुति हैं, और श्रुति फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जब विस्तारित होती है तो अपना मूल भाव छोड़ देती है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी क्या हुआ, ये ज्ञान विज्ञान परंपरा कमजोर हुई। फिर छठवां ये हुआ कि अंध महिमा मंडन बनाम वैज्ञानिक मूल्यांकन, ठीक है। तो जैसे जो एक पार्टी है तथाकथित, जो जानते हैं आपकी, मतलब गोबर गौमूत्र इन सब से आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अपने प्राचीन चीज़ों को इस तरीके से हमें नहीं दिखाना है दुनिया को कि मतलब गोबर खाने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। तो वो जो समस्या बनी, कौन सी वाली समस्या, कि कुछ भी चीज़ बोल देने वाली कि हमारे पास तो
पुष्पक विमान था, ठीक है, पुष्पक विमान था, कागज में था भाई, प्रैक्टिकल तो नहीं था। तो उसको इस तरीके से भी ना बताया जाए कि सब कुछ हमारे ही पास था, ठीक है ना। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये बोर्ड, आपको ये पेन, ये कुछ भी चीज़ मिलेगी सब आपको दूसरे देश के ही इनोवेशन मिलेंगे। इस कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसका इन्वेंशन भारत में हुआ हो। आपके कमरे में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसका इन्वेंशन, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जो भारत में इन्वेंट हुई हो, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, महिमा मंडित करेंगे, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। अरे राजा जी आप तो महान हैं, आपको तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो बात करने से चावल नहीं पकते, उसी प्रकार से सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, ठीक। तो अंध महिमा मंडन करेंगे और वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ तो इस चीज़ वो पिछड़ती गई। फिर उसके बाद अगला, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस पर पर्याप्त रिसर्च का अभाव था, ठीक। तो ये सब हुआ तो परिणाम ये हुआ कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी इसके साथ। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये हो गया कि वर्तमान में सरकार ने कुछ प्रयास किए क्या। तो हाँ, वर्तमान में सरकार ने ये किया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको ये बोला कि उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। लोगों को सिखाया जाएगा संस्कृति के बारे में, उनके प्राचीन ज्ञान के बारे में सिखाया जाएगा उनको, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपराओं का डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस पर रिसर्च होगी, उनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया जाएगा। तो 2024 में मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, तो इसको एकेडमिक हेरिटेज का पुनः संपर्क स्टैब्लिश किया जाएगा, पुनः इसको विस्तारित किया जाएगा। फिर आप देखिए, योगा, आयुर्वेद, ट्रेडिशनल नॉलेज, इन सबको ग्लोबल आउटरीच इनकी की जा रही है। आप देखिए कि मतलब योगा डे जब से आ गया, तो 2015 से योगा डे मनाने की घोषणा हुई, 16 से वो प्रॉपर मनाया जा रहा, 10 साल हो गए उसको मनाते मनाते। तो यूएन ने उसकी घोषणा की, तो वो भारत के नाम से दुनिया में जाना जा रहा है, और लोगों को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको सॉल्व करने में कितनी मदद कर रहा है वो। और वो ये ज़्यादातर किस पे काम करता है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करता है, ना कि क्यूरेटिव मेजर्स पर। फिर इनका मैंने स्क्रिप्ट्स का और ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या किया जा रहा है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। हम तो हमारा लक्ष्य क्या है, जो नीचे छोटी छोटी लाइनें आती हैं आपको लिखना है कि हमारा लक्ष्य अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य के लिए ज्ञान की नई दिशा बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान में क्या रेलिवेंस है, तो इसको आप देख लेना, लिखना हो तो लिख देना। जैसे एक लाइन बता देता हूँ कि जैसे आयुर्वेद हेल्थ का हो गया, ठीक है ना। तो जैसे हेल्थ का हो गया, तो आप देखेंगे कि पास्ट अगर देखेंगे तो आयुर्वेद, योग, दिनचर्या, ऋतुचर्या, संतुलित जीवन शैली ऐसा था। प्रेजेंट में आप देखेंगे कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ होता है, मतलब कि एक होता है क्यूरेटिव, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप इलाज कराते हैं, एक प्रिवेंटिव होता है कि आप मतलब बीमार ही ना पड़े ऐसे कुछ काम करें, वो इसमें शामिल है, ठीक है। फिर फ्यूचर इसका क्या होगा, स्वस्थ समाज बनेगा, कम रोग होंगे, संतुलित और दीर्घायु जीवन होगा, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में रिलेवेंस है। तो आप ऐसे ही एजुकेशन का, एनवायरनमेंट का, साइंस का, इकोनॉमी का और ग्लोबल डिप्लोमेसी, इन सब का चीज़ें ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि सावधानियां क्या हमें बरतनी है, ठीक। तो सावधानियां ये बरतनी है हमें कि हम परंपरा का ना संरक्षण करना है, मतलब कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्ट करना है इसको। ना कि हर पारंपरिक दावे को वैज्ञानिक मान लेना है, ठीक है। तो परंपरा का संरक्षण जो है इज नॉट इक्वल टू हर पारंपरिक दावे का वैज्ञानिक मान लेना। हर पारंपरिक दावे को, जो भी ट्रेडिशनल चीज बोली गई, ऐसा नहीं कि वो सही ही होगी, ठीक है। जैसे आप सुनते ही होंगे ना, अपने आसपास ढेर सुनते होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो आपको हर चीज़ को सही नहीं मान लेना, ठीक। कि फिर उसके बाद जैसे आप देखेंगे कि भारत में हर जगह आप चले जाइए, यहाँ राम जी आए थे, यहाँ राम जी आए थे, अरे भाई वो रूट भी नहीं था फिर भी ऐसा बोल देते हैं। तो आप हर चीज़ को नहीं मान सकते। कुछ चीज़ें आपको, मतलब कुछ चीज़ें आप मानने मानने और जानने में अंतर होता है, ठीक है। जानने के लिए आपको एविडेंस होगा, मानने के लिए तो आप कुछ भी चीज़ें मान लिए। तो वैज्ञानिक वैलिडेशन जो है, सावधानी ये रखनी है कि इसका वैज्ञानिक रूप से वैलिडेट, मतलब इसका वैलिडेशन होना चाहिए। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंटेशन इसका होना चाहिए प्रॉपर, ये करना है हमें। कॉमर्शलाइजेशन से संरक्षण करना है इसका। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसके लेने हैं, जैसे नीम हो गया, तो नीम और हल्दी हो गया। तो अमेरिका इस पे अपना क्लेम करने लगा था कि ये जो चीज़ है, ये हमारी चीज, हमारे देश की चीज़ है, या इसका हमने इन्वेंशन किया है, इजाद किया, ऐसा करके। परंतु फिर भारत ने उसका क्लेम किया। तो ये हमें करना है। फिर युवाओं से कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, युवाओं को भी जोड़ के रखना है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को समझे, जाने। ये नहीं कि प्राचीन है तो वो प्राचीन समझ के हर चीज़ को खंडित कर दें। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस मॉडर्न साइंस का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये सावधानी आप लिख सकते हैं चाहे तो। फिर इसको आप एक वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि 5I मॉडल वे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना चाहें तो इसमें ऐसा होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब ज्ञान की
पहचान करनी है। इसके अलावा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब ये हुआ कि एक डॉक्यूमेंटेशन करना है। इन्वेंट्री मतलब होता है जैसे किसी भी सामान को जहाँ रखा जाता है ना, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो मतलब वही डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब कि उसकी साइंटिफिक रिसर्च करनी है कि ऐसा सच में होता भी कि नहीं होता। फिर अगला है इंटीग्रेट करना है उसको, मतलब मॉडर्न एजुकेशन और साइंस उसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर इनोवेट करेंगे आप, मतलब कि नया सॉल्यूशन उससे विकसित करेंगे। तो 5 आई मॉडल मतलब आइडेंटिफाई, इन्वेंट्री, इन्वेस्टिगेट, इंटीग्रेट और इनोवेट, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक। इसके बाद आप इसमें अच्छा सा निष्कर्ष डाल देंगे और लास्ट में की लाइनें लिख देंगे। तो निष्कर्ष ऐसा बोलता है इसका कि बड़ा सा मैंने इसलिए दिया ताकि आप इसमें आधा भी याद हो जाएगा आपको, तो ठीक है। तो बड़ा ऐसा इसलिए है ये। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को केवल अतीत के गौरव और स्मृतियों के संग्रहालय तक सीमित रखना, इसकी वास्तविक क्षमता को सीमित करना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस विरासत का वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए, तथा जो ज्ञान आज भी प्रासंगिक है उसे आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान, तकनीक और नवाचार से जोड़ा जाए। इससे हमारी पारंपरिक ज्ञान संपदा केवल संरक्षित नहीं होगी, बल्कि नए समाधान, स्थानीय नवाचार, रोजगार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का भी क्या बनेगी, आधार बनेगी। इसके अलावा अब क्या होगा, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और मॉडर्न साइंस है, इनोवेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सब का क्या किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा। और इससे भारत को अपनी जो आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान है वो विकसित करने में क्या मिलेगी, उसको सक्षम बनाएगा, मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा को मजबूत करेगा। वहीं जब भारत अपनी ज्ञान परंपरा को आधुनिक अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ेगा, तो मानव कल्याण, सतत विकास और विश्व की समकालीन समस्याओं के समाधान उसको में योगदान दे पाएगा। और तभी यह परंपरा विकसित भारत 2047 की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आधारशिला बन सकेगी। इतना लिखने के बाद आप लास्ट में लाइन लिख देना कि अतः भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का वास्तविक पुनर्जागरण अतीत को दोहराने में नहीं, बल्कि अतीत की सार्थक सीख को आधुनिक विज्ञान, ठीक है, नवाचार और मानव कल्याण से जोड़कर भविष्य का निर्माण करने में है। मतलब कि अपने प्राचीन समय का महिमा मंडन करने की जगह उसकी जो चीज़ है उसको साइंटिफिक एविडेंस से जोड़ करके, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ के हमें क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। ताकि हम, ऐसा नहीं हो अगर आप उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे। तो ये सब हमने तमाम इस निबंध में हमने देखा। तो आई होप सो ये आपको पसंद आया होगा। आपको अगला ऐसे किस पे चाहिए आप बता देना, इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और दूसरा ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।